हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आरजेएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आपने शायद कल वाली वीडियो देखी होगी और उसी टाइम पे उसको याद भी कर लिया होगा। ऐसा ही कुछ हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आपको आरजेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए आरजेएम स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से चले जाइएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप खुली आंखों से कोई सपना देखते हो, आप सोच समझकर कुछ सोचते हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे को ये पोस्ट चाहिए, तो वो जो सपना आपने खुली आंखों से देखा है तो बच्चे वो सपना खुली आंखों से ही पूरा होगा। जितना आप अपनी आंखों को बंद करोगे, समझिएगा, जितना आप डिस्ट्रैक्शन में जाओगे या जितना सोओगे, कुछ भी मानिएगा आप उसको, तो आप उतना ही अपने सपने से दूर जाओगे। और जिस बच्चे तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाए वो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है लिपि। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हिंदी की लिपि देवनागरी है, गुजराती की भी लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा कि कौन सी भाषा की लिपि कौन सी है, आपको वो लिखना होगा। मैं आपको याद करवाती हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी आपको। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत और नेपाली, इन पांचों की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी आप समझ सकते हो हमारे यहाँ की नहीं है, तो उसकी लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ये भी याद करने में आसान है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू, अरबी, फारसी, इनकी लिपि फारसी है। फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत और नेपाली, इन सभी की लिपि देवनागरी है। आप ऐसा मत सोचिए सिर्फ हिंदी की ही लिपि देवनागरी है। ये पांचों भाषाएं जो हैं सभी देवनागरी में लिखी जाती हैं। ठीक है, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू, अरबी और फारसी की लिपि फारसी ही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और बात बता देती हूँ मैं कि जो भाषा को लिखने का और बोलने का ढंग होता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध अशुद्ध लिखने व बोलने के ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। कोई भाषा कितने अच्छे तरीके से लिखी जाती है उसका काम व्याकरण का होता है। इंग्लिश में वही काम ग्रामर सब्जेक्ट का होता है, हिंदी में वही काम व्याकरण का होता है। अब आप आगे एक चीज़ देखिएगा कि हिंदी जो है उसको लेकर पूरी दुनिया में कई बार सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट के बारे में बताएंगे जो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, नहीं तो हर एक को याद करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, समझिएगा, वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट कोई भी चीज़ होगी दुनिया में तो वो इम्पोर्टेंट होगी। और वो जो पहला था वो 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था, जो कि नागपुर में भारत में ही आयोजित किया गया था। तो आपको बच्चे याद कर लेना है, फर्स्ट वाला जो हिंदी सम्मेलन था वो 1975 में हुआ था। आपको डेट याद करने की वैसे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ईयर से ही काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 28 से 30 अगस्त 1976, इससे अगले ही साल हुआ था, पोर्ट लुई, मॉरिशस में। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा, फर्स्ट हुआ था 1975 में, सेकंड हुआ था 1976 में। उसके बाद देखिए जो 10वां हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल में भारत में ही हुआ था। और 11वां हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब इससे आगे चलते हैं हम। भाषा
भाषा के बारे में आपको पता वैसे होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ। भाषा ही वो साधन है जिसके जरिए हम अपने बातों को बोलते हैं, लिखते हैं या फिर किसी को कुछ समझाते हैं, जो संकेतों के द्वारा समझाई जाती हैं। तो इसकी परिभाषा यही है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वही भाषा होती है। और आप समझिएगा, इसके अलावा आप किसी भी साधन का उपयोग नहीं करते हो। जब आप अपनी बात किसी को बताते हो, या तो आप बोल रहे हो या लिख रहे हो या उसे साइलेंटली इशारों में कुछ न कुछ बता रहे हो, यही एक भाषा कहलाती है। तो यही जो है भाषा के रूप बन जाते हैं, बोलना, लिखना और सांकेतिक। देखिए, भाषा के जो रूप हैं वो 3 रूप हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम देखते हैं मौखिक। वैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा मौखिक कौन सी होएगी। मौखिक वो भाषा जो हम बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे कि हम कोई भी, जैसे आप अभी सुन रहे हो मेरे को, मैं बोल रही हूँ, तो ये मौखिक भाषा का ही प्रकार है। या फिर आप रेडियो, मोबाइल, टीवी, इस पर जो भी आप देखते हो और सुन रहे हो, तो वो मौखिक भाषा का ही एक प्रकार है। अब आगे देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है कि जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, तो उसको लिखित भाषा में माना जाता है। जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, मोबाइल में SMS होता है, जो न्यूज़पेपर है वो भी इसी का टाइप है। न्यूज़पेपर में हम कुछ पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा का ही एक प्रकार है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जो इशारों के द्वारा समझाई जाती है। जैसे कि आपके ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल होते हैं, वो सांकेतिक भाषा में होते हैं। आप उनको देखकर ही ये समझ जाते हो कि जैसे आगे यू टर्न पे क्रॉस लगा हो कि आगे यू टर्न नहीं है, या फिर आपको मना कर रखा है कि नहीं लेना वहाँ से। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है वर्ड विचार। आप घबराइएगा नहीं, मैं दोबारा आपको इन सभी को रिवाइज करवाऊंगी ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार को। वर्ण क्या होता है? वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हों। फिर से याद कीजिएगा, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हों उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है मात्रा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जैसे क, ख, अ, आ, इसी को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसको वर्ण कहते हैं। और ये जो वर्णों का समूह है, इसी से वर्णमाला बनती है। ये पेपर में सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, शब्दों के समूह को, ऐसे करके आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको टिक बस एक ही चीज़ करनी है, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे ये एक एक वर्ण इकट्ठे हुए और इन्होंने एक शब्द बनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं, जो कि अ से ह तक होते हैं। आपको मैं लिखकर भी बता दूंगी, पहले आप सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें याद कर लीजिए, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, और 11 और 33 को मिलाओगे तो 44 हो गया। उसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं, वो हम आगे देखेंगे, जब टॉपिक आएगा उस टाइम पे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना ही दिमाग में रखिए कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, स्वर 11 और व्यंजन 33। तो देखिए, अब देखिएगा, जो स्वर हैं, स्वर वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। जो बिना किसी हेल्प के हम बोल सकते हैं, जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे के सारे 11 स्वर हैं आपके, और इनके उच्चारण में हमें मात्राओं की किसी और की मदद नहीं लेनी पड़ती। वैसे आपको समझ आ जाएगा कि हम जब व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन में, हर एक व्यंजन में ये
शामिल होता है। और जब 12 खड़ी का प्रयोग होता है तो हम इन्हीं की मदद से उन व्यंजनों की 12 खड़ी बनाते हैं। तो आप समझ जाइए, स्वरों की हेल्प से व्यंजन बोले जाते हैं, लेकिन स्वर अपने आप बोले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनके बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उच्चारण के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। देखिए, बोलने में हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं और उसी मात्रा को हम 3 भागों में बांटते हैं। ह्रस्व, पहली होती है ह्रस्व, उसके बाद आएगी आपकी दीर्घ और उसके बाद आती है आपकी प्लुत स्वर। ठीक है, तो चलिए हम ह्रस्व स्वर को आपको बताते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे इनके एग्जाम्पल हैं अ, ई, उ, री। ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। इनमें दुगना समय लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, जो अ प्लस अ को मिला के बनता है। ठीक है, तो ये आ हो गया, जिसमें दो दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। ई, ये छोटी ई और बड़ी ई, छोटी जमा छोटी को मिला के बनती हैं। तो इसलिए आप इनको समझ जाइए कि दीर्घ स्वर जिसमें बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है वो सारे के सारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है। तो अब आगे देखिए, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है। दीर्घ में 2 गुना लगता था और प्लुत स्वर में 3 गुना लगता है। जैसे कि ओम, ओम, ये ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। राम, ये ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसीलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज़ें हम सिर्फ बोलने में या फिर मौखिक भाषा में ही उपयोग में लाते हैं। लिखित में हम ऐसा कुछ उपयोग में नहीं लाते। इसीलिए प्लुत स्वर का जो ज़्यादा उपयोग होता है वो संस्कृत भाषा में होता है। अपनी हिंदी में प्लुत स्वर को हम बिल्कुल रेयर, ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। अब देखिए, उससे आगे जो है ओष्ठ के आधार पर जो स्वर के भेद हैं। अभी जो हमने पढ़े थे वो मात्रा के आधार पर थे, या फिर आप उनको कह सकते हो कि वो उच्चारण के आधार पर थे। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। इसको वृत्ताकार और अवृत्ताकार नाम दिया गया है। किसी किसी पुस्तक में इसको वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी भी लिखते हैं, लेकिन बात बच्चे सेम होती है। ओष्ठ का जो अर्थ होता है, ओष्ठ का अर्थ होता है होठ। हमारा होठ जिस शेप में आता है उसी के अकॉर्डिंग स्वर को बांट दिया गया है। वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब जिसको बोलने में हमारा सर्कल बने, जो हमारे होठ हैं उनकी आकृति गोल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। और अवृत्ताकार वो जिसको बोलने में मुंह खुला रहे और तब हमारी साउंड प्रोड्यूस हो जाए, उसको अवृत्ताकार बोलते हैं। तो अब देखिए, वृत्ताकार में जो है जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ की आकृति गोल हो जाती है उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ। तो ये जो शब्द होते हैं, ये जो अक्षर हैं, इनमें स्वर हैं, इनमें हमारा मुंह गोल हो जाता है, इसीलिए इसको वृत्ताकार बोलते हैं। अब आगे है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार जो है इसमें हमारे आते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये आपको याद रखना है। ये इस पीडीएफ में नहीं है तो, लेकिन आप इसको अपने आप से ऐड कर लीजिएगा कि अवृत्ताकार में अ, आ, छोटी, बड़ी, ए और ऐ, इनका हम उपयोग करते हैं क्योंकि इनको बोलने में हमारा मुंह गोल नहीं होता। इससे आगे की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको इसी टॉपिक को, इसी वीडियो को एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए देखते हैं, हमने लिपि से स्टार्ट किया था
और आपको कितना रिकॉल हो पाता है कितना नहीं। अगर आपको बच्चों अच्छे से रिकॉल करना है ना, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आंखें बंद करके उसी टॉपिक को रिकॉल कीजिएगा, तब देखिएगा कि कितना आप अच्छे से उसको याद कर पा रहे हो। अगर आपके दिमाग में 80 से 90% चीज़ें आ गई तो समझिएगा आपका ध्यान क्लास में था और आपको याद भी हो गया है। और अगर नहीं कर पाओ तो आपको फिर से वीडियो को या PDF को पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं फिर से आपको बताती हूँ। लिपि, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत और नेपाली की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी और फारसी की लिपि फारसी है। इसे आगे देखिएगा, जो हमारे व्याकरण है, भाषा को लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है उसको व्याकरण कहते हैं। अब हमारे हिंदी के जो सम्मेलन हुए हैं ये कुछ उनकी जानकारियां हैं। जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1975 में हुआ था। दूसरा जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1976 में हुआ था। जो 10th हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 2015 में हुआ था। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत एक ट्रिक बताऊं मैं, यहाँ 10th है और इसी 10 को आगे बीच में देखिएगा 01 करके उल्टा लिखा हुआ है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए 2 और 5, तो ये आपको याद हो जाएगा। ये 2015 में हुआ था। और अब जो 11वां हुआ है उसके बाद वो 2018 में हुआ है। ठीक है, शायद ये आपको याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। फर्स्ट वाला 75 में, सेकंड 76 में, थर्ड जो 10th है वो 2015 में और 11th 2018 में। बस ये इम्पोर्टेंट है, आप इन्हीं को कर लीजिए, अदरवाइज और एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम भाषा के बारे में देखते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर या संकेतों के जरिए हम अपने विचारों को दूसरे तक भेजते हैं। भाषा के यही रूप बन जाते हैं 3: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक में हम अपनी बातों को बोलकर जाहिर करते हैं, जैसे रेडियो, मोबाइल या अभी जो मेरा बोलना है। और लिखित में आप किसी चीज़ को लिखा हुआ जो पढ़ते हो वो लिखित भाषा का प्रकार है। उसमें पत्र, चिट्ठी, मोबाइल, SMS, न्यूज़पेपर, फैक्स, बहुत सारी चीज़ें जो भी रिटर्न में आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लिखित का प्रकार बन जाएगा। अब सांकेतिक भाषा वो है जो कि जैसे ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल करती है, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब इसके बाद आपका टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? वर्ण वो ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख। अब वर्णमाला कौन सी है? इन्हीं वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। इन्हीं वर्णों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वर्णमाला बनती है। अब हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं टोटल? ये जो वर्ण हैं ये 44 हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ये आपको याद रखना है। पेपर में डायरेक्ट ये नंबर आता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार तो बच्चे व्यंजन का भी पूछा गया है और उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये 11, ये 33, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, 44 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो स्वर होते हैं, स्वर वो होते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर 11 हैं: अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे के सारे स्वर होते हैं। अब जो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, आपको शायद याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। और उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ वो जिसमें ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आप खुद से इनको बोल के देखिएगा, आपको इसमें ह्रस्व स्वर की तुलना में ज़्यादा समय महसूस होगा। उसके बाद देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिसमें ह्रस्व की तुलना में तिगुना समय लगे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम,
राम, ये सारे प्लुत स्वर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है स्वर होठ की आकृति के आधार पर स्वर को बांटा गया है, वो है वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो होते हैं जिसको बोलने में हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है, उसको वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। और अवृत्ताकार वो होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ये सारे के सारे अवृत्ताकार होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़े से पढ़ते रहो।